एक जानिब तो आप कहते हैं कि जो मियां शहबाज शरीफ साहब हैं वो नवाज शरीफ साहब के कहने पर एक्टिव हुए हैं, हाफिज हुसैन अहमद साहब का भी यही मौक़िफ़ है, लेकिन इन मेल मुलाकातों में मरियम नवाज साहिबा या उनके करीबी साथी वो एक्टिव क्यों नहीं नजर आते? उन्हें भी क्या किसी मसलहत के तहत खामोशी का कहा गया है या फिर वो अपने तय खामोश हैं? देखें यासर, आज हमने कल याद करें, कल अपने प्रोग्राम में एक खबर ब्रेक की थी कि मियां नवाज शरीफ की हदायत पर ये मुलाकातें हो रही हैं। आज तमाम टीवी चैनल्स पे वही चला रहे हैं। आज हाफिज हुसैन अहमद साहब ने भी इसकी तस्दीक कर। आज मैं आपको एक और ब्रेक कर देता हूँ खबर। मेरी इतला के मुताबिक जो मुसद्दका इतला है, पहले मियां नवाज शरीफ की ये हदायत आई कि ये मीटिंग जो शहबाज शरीफ की मीटिंग है इसे जाती उम्रा में किया जाए, और जाती उम्रा में इस मीटिंग के हवाले से इंतजाम भी होने शुरू हो गए। लेकिन वहाँ पर फिर ये फ़ैसला, जाती उम्रा में मीटिंग के हवाले से मरियम ने वाज़े कहा अपने वालिद से कि अगर ये जाती उम्रा पे आके मीटिंग करेंगे तो फिर उस मीटिंग में मैं भी बैठूंगी और फ़ैसले मेरे होंगे, और जो मेरे साथ टीम बैठेगी वो भी मेरी टीम होगी। वो लोग होंगे जो मेरे साथ बुरे वक्त में करें, यानी परवेज़ रशीद और दीगर जो उनके करीब तरीन जो उनकी टीम कहलाती है वो होंगे। जिसके बाद शहबाज शरीफ की ये ज़िद की कि नहीं होगा तो मैं ही सब कुछ करूँगा। इन तमाम सारी चीज़ों पे काफ़ी जब टाइम गुजर गया तो उसके बाद फैसला हुआ कि मियां मोहम्मद चौहान साहब की जो बात है वो सही, बिल्कुल दुरुस्त बात है। फिर और फैसला हुआ कि मियां शहबाज शरीफ जो है उनकी रहायश कहाँ पर मीटिंग होगी। आप गौर करें कि जिस दिन से ये मीटिंगें शुरू हुई हैं, ये मेल मुलाकातें शुरू हुई हैं, कि आपको मियां नवाज शरीफ के करीबी तरीन साथी जो जिन्हें आप समझते हैं बहुत करीब तरीन थे, वो किस जगह पर नज़र आए? आज ख्वाजा आसफ जो है, क्या वो इस मीटिंग में नहीं हो सकते थे? परवेज़ रशीद को क्या इस मीटिंग में नहीं होना चाहिए था? शाहिद हकान अब्बासी को इस्लामाबाद की मीटिंग से ज़्यादा क्या इस लाहौर की मीटिंग में नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था। अगर एहसन इकबाल आ सकते हैं या अगर कोई और आ सकता है, मरियम औरंगज़ेब आ सकते हैं, तो इन लोगों को नहीं होना चाहिए था? क्या इस मीटिंग में, आज की मीटिंग में राना सनाउल्लाह को नहीं होना चाहिए था? आप गौर करें कि बहुत ज़्यादा लोग जो बिल्कुल फ्रंट पे आके अब मुस्तकबिल एपीसी का क्या दिखाई दे रहा है? देखिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किरदार के वाले, देखिए मुस्लिम लीग नून का मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, मरियम नाराज़ हैं। मियां नवाज शरीफ जो हैं वो चाह रहे हैं सियासत चलती रहे। मियां नवाज शरीफ की हदायत के हवाले से अब ख़ुद मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा जो हैं उनकी तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन जो मरियम है वो उसी सूरत में आगे आना चाहती है कि अगर क़यादत उसके हाथ में हो, कमेटियों में मुशावरत में बैठने वाले लोग उनके हों। आपको याद होगा यासर, पिछले दिनों जब पहली एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी और उससे पहले एक मुलाकात हुई थी, मरियम और शहबाज शरीफ इकट्ठे गए थे, याद होगा आपको? मरियम का बैठने का स्टाइल और शहबाज शरीफ की खामोशी वो सारे टीवी चैनल्स ने दिखा दी थी, क्लियर हो गई थी। आज भी आप गौर करें कि आज इस पूरी इस गुफ्तगू में किसी जगह क्या शहबाज शरीफ ने कहा है कि मेरी भतीजे के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है? किसी जगह कहा है कि मेरे भाई के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है? चलो राना साहब ये बता दें कि बतौर तज्जियाकार आपकी राय क्या है? आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में मरियम सफदर साहिबा क्या इन होंगी इसी एपीसी में? क्या उनका मजीद मुस्तकबिल जो है वो ग्रो कर पाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, या फिर शहबाज शरीफ साहब मुसल्लत रहेंगे? मुस्लिम लीग नून जो है ना वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के नाम से है। एक बात ज़हन में रख लेगा, शहबाज शरीफ के नाम से नहीं है। एक बात तो ज़हन में रख ले। और दूसरा मैं आपको बता दूँ, मरियम नवाज़ उस वक़्त एक्टिव होंगी जब मरियम नवाज़ को मियां नवाज शरीफ की तरफ से कोई इशारा मिलेगा, और मियां नवाज शरीफ उस वक्त मरियम नवाज़ को एक्टिव करेंगे जब मियां नवाज शरीफ को इस बात की यकीन दहानी होगी कि अब हम हुकूमत में आने वाले हैं। राना साहब इसके अलावा नहीं। इसका इदराक या इसका सिनेरियो जो है जो आप मंजरनामा बयान कर रहे हैं, ये मुस्तकबिल में आपको दिखाई दे रहा है? वैसे नहीं, ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मेरी इतला के मुताबिक शहबाज शरीफ जो है वो वाकई दोनों तरफ खेलते हैं, उनकी सिम तब्दील हुई हुई है, और आज भी जो उनकी पूरी गुफ्तगू है और आज भी जो उनकी चीज़ें हैं वो इस बात का की गमाजी है कि बिल्कुल आने वाले दिनों में कमेटी पड़ेगी। ले मैं आपको एक और बताऊँ, तहरीक जो है अगले 2 माह तहरीक नहीं चलेगी। आज जो उन्होंने कहा ना कि हम एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करना, अगले 2 माह, आज की डेट लिख लें या सर, ये भी मैं खबर ब्रेक कर देता हूँ, अगले 2 माह तहरीक नहीं चलेगी। ये मैं नहीं कह रहा, मुझे खुद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों के अहम रहनुमाओं ने कहा। उसकी क्या वजह? भाई हालात देखे ना, आपने ईद के 10 पहले ईद के फौरी बाद आपने रहबर कमेटी का इजलास रखा,
अच्छा, 10 दिन बाद यानी रहबर कमेटी का कमेटी इजलास खत्म हो अभी खेलना गया, है। कमेटी उसके बाद आ गया मुहर्रम। आपने कहना मुहर्रम में हो ही नहीं सकता, मुहर्रम गुजरेगा सफ़र में भी नहीं हो सकता। तो फिर मुझे बताएं उसके बाद तो फिर हालात कहाँ से कहाँ जाते हैं, कौन जीता है तेरी जुल्फ के ऐसे रोने तक फिर चलता रहेगा। तो यानी फिल वक्त कोई तहरीक दिखाई नहीं दे रही। अभी कमेटी तश्कील पाएगी, कमेटी जो फैसले करेगी उस हिदायत की रोशनी में नए फैसले होंगे, फिर हिकमत अमली बनने के बाद फिर जो फैसला होगा। और एक और बताता चलो, जो तमन्ना आरजू और अपना इरादा लेकर मौलाना फजल रहमान आए हैं कि सारा सिस्टम समेटा जाए, असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएं, नए इंतखाबात हों, ये किसी सूरत में भी बिलावल भुट्टो को और किसी सूरत में भी मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, किसी सूरत में भी नहीं मंजूर उसको मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को। वो कहता है कि अगर मैं दोबारा अपोजिशन लीडर ना बना तो, और बिलावल जरदारी कहते हैं कि अगर दोबारा सिंध ना मिला तो ज़हन में रखिएगा, जब मफाद अब एक तरफ नहीं है, हुकूमत का सिर्फ मफाद नहीं है, हुकूमत के साथ साथ सिंध में उनकी हुकूमत है, इधर अपोजिशन है। तो जब दोनों तीनों तरफ जब मफाद हो तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि किस किस को फ़ायदा है। ये तीनों अफराद, तीन जो घराने हैं, यानी मफादात का टकराव है जिसकी वजह से कोई बेहतरीन या मुनज़्ज़मता नहीं हो सकता कि जिसके मुताबिक तहरीक को आगे बढ़ाया। यासर एक मिनट मैं लूँगा, अगर मफादात का टकराव ना होता तो क्या आज अपोजिशन जो है हुकूमत के साथ नैब में तरमीम के हवाले से, ज़ाहिरी बात है, एक तरफ आप हुकूमत के साथ बेंचेस पर बैठे हुए हैं, उनके साथ मुशावरत चल रही है, दूसरी जानिब आप हुकूमत के खिलाफ ही प्लानिंग के लिए मीटिंग्स तश्कील पा रही हैं। नाज़रीन, अपोजिशन तो मुतहरिक हो चुकी है। क्या हुकूमत को किसी मसाइल का सामना है? क्या हुकूमत परेशान है? इसी पर बात करने के लिए वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने हमें ज्वाइन किया। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, लाहौर तो सियासी डेरा बन चुका है। कल से मुलाकातों का ऐसा सिलसिला जारी है कि भरमार लगी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ईद के बाद लाहेअमल तय करने का जा रहा है। कोई परेशानी दिखाई देती है या फिर ये रौनक मेला है आपकी नजर में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक दफा फिर अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए ब्रोकरी का और एजेंट होने का जनाब किरदार अदा किया है बिलावल साहब को, शहबाज साहब को मनाने के लिए, और इसमें कामयाब भी हो गए। और उसमें उनकी दिहाड़ी क्या है, पिछले साल इन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, अरबों रुपए जना करोड़ों रुपए उसमें से कमाए थे। नवाज शरीफ साहब ने भी दिए, जरदारी साहब ने भी दिए, अपने चाहने वालों से भी जनाब जिहाद के नाम पे, इस्लाम के नाम पे करोड़ों रुपए की जनाब इन्होंने रसीदें कटवाई थी। अब ये एक बार फिर दिहाड़ी लगवाना चाह रहे हैं। इन्हें पता है मौलाना फजल रहमान साहब को कि निकलना कुछ भी नहीं है, ना एपीसी में से, ना इनकी मुलाकातों से। हुकूमत ने अपने 5 साल पूरे करने हैं। वो बड़े करू हैं, 73 के आइन के तनाजुर में करप्शन के 74 जना वो रास्ते निकालते हैं। मेरा बड़ा मशहूर डायलॉग है, और रसूल के नाम पे वसूल की सियासत करते हैं। इन्होंने कहा यार एक दफा फिर इनको इकट्ठा करो, एक दफा फिर कोई तहरीक की कहानी चलाओ, एक दफा फिर जनाब करोड़ों अरबों रुपए की जनाब पैदा की जनाब हम सिलसिला करें। तो जनाब मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए एजेंट और ब्रोकर बन के आज 2 नैबज़दा और एहतसाबज़दा सियासतदानों को मिला दिया है। और आंखें देखने वाली थी शहबाज शरीफ साहब की ना प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त, यकीन जाने वो बड़ा तीरा सा आदमी होता है ना, जो अंदर से कुछ और होता है, बाहर से कुछ और होता है, दाएं से कुछ और होता है, बाएं से कुछ और होता है। वो बिल्कुल वो वाला उनका चेहरे का स्टाइल और आंखें, मास्क के बावजूद उनकी आंखें पड़ी जा सकती थी कि वो 1%। चौहान साहब वो कह रहे हैं कि अब हमने हुकूमत खत्म करनी है, अब हम इसको एक दिन का भी टाइम नहीं देंगे। राणा साहब तुसी कदों दे सुन रहे हो भाईजान, 2 साल ते हो गए ने, हर रोज सुबह उठते ने, नाश्ते दे टेबल खत्म करने लगे हैं, ते राती अपना लक दौरा होया होंदा ते सौंदे ने ते जनाब अपना लक संभाल रहे होंदे ने। क्या बात कर रहे हैं यार आप? 2 साल से सुन के एपीसी हाथ जोड़ के इनको कह रही हो यार मेरी जान छोड़ो तो किसी और पासे टकरो जाके, मेरी कम से कम जान छोड़ो। ये छोड़े, इसमें से निकालना कुछ भी नहीं है। आप देखें आज नैब की कौन सी इन्होंने तजावीज़ पेश की जिस पर आपकी हुकूमत ने इनकार कर दिया कि हम ये तरमीम नहीं करेंगे? देखिए बात यह बुनियादी तौर पे ये अपना आप बचाने के लिए, लेकिन शहबाज शरीफ इंसानों से सियाना है, ये भी सुन लें। शहबाज शरीफ साहब इतने सियाने हैं, उन्हें पता है कि जब इनके खानदान और इनकी पार्टी की सियासत जनाब वो बेड़ा गर्क हो रहा था, वो घुल रही थी, पिघल रही थी, तो आसिफ जरदारी साहब और बिलावल जरदारी साहब तो जनाब दोनों बाजू जनाब बगलों में दे के जनाब साइड पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। जब जरदारी साहब और बिलावल जरदारी साहब के ऊपर डंडा फिर रहा है तो वो आके जनाब इनको रेस्क्यू करें, इनको बचाएं। बिलावल इतना सियाना नहीं है वो 27, 28, 29 साल का ही है, वो उसकी डबल उम्र से भी ज्यादा क्या है ना शहबाज शरीफ साहब, जितनी उसकी उम्र है उतना उसका सियासत का तजर्बा है। तो वो पहले तो उसने ठिंगना दिखाया पिछली दफा, अब की बार मौलाना फजल रहमान साहब आए, उन्होंने मिन्नत की कि जनाब शहबाज शरीफ साहब और सानू भी कोई दिहाड़ी लान दो, वैसे भी इक्तदार से बाहर है, तो चलो इसी बहाने को जनाब हर साल कोई
जनाब कोई 100 करोड़ 150 करोड़ की दिहाड़ी जनाब लगा लें, तो ये तो मौलाना फजल रहमान साहब के बाएं हाथ का खेल है ना, इस किस्म की दिहाड़ियां लगाना। लेकिन तो चौहान साहब, अपोजिशन ये मौक़िफ़ रखती है कि जब भी कोई तहरीक चलाने लायक कोई पार्टी होती है तो हुकूमत उसमें स्पीड ब्रेकर लगा देती है, जिसकी ताज़ा मिसाल ये है कि वो कहते हैं कि हुकूमत का नैब के साथ गठजोड़ इस तरीके का है कि कल मुलाकातें होती हैं, आज शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी जाती। भाईजान आप एक दूसरे एंगल से भी तो देख लिया करो ना यासिर भाई। दूसरा एंगल ये है कि इन फनकारों और अदाकारों ने करप्शन ही इतनी की हुई है कि एक इनका रेफरेंस खत्म नहीं होता, दूसरा जनाब तैयार बैठा हुआ है।